हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे माय सेल्फ RS राव, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश पोइट्स की सीरीज़ में मैं आज वन ऑफ माय फेवरेट पोइट लेने वाला हूँ। वो है आफ्टर वर्ड्सवर्थ, हु इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक पोइट, एंड द नेम ऑफ द पोइट इज़ PB शैली। बच्चों, PB शैली के इंट्रोडक्शन पे अगर जाएं तो I must tell you that most of the romantic poets were dissatisfied with their lives. स्पेशली शैली की अगर बात करें तो शैली जो है वो पर्सनल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, ठीक है, कभी भी संतुष्ट अपने जीवन से थे ही नहीं। पर्सनल लाइफ में उनके बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी और आप जानते हैं एक्चुअली, है ना, इज डेथ कॉज्ड ड्यू टू ड्राउनिंग इनटू वाटर। और उसके पहले जब जब भी वो रिलेशनशिप में थे, चाहे वो ब्रोकन ऑफ लव हो या ब्रोकन ऑफ मैरिजेस हो, ठीक है, उससे वो बहुत ही परेशान रहते थे। उस समय का जो इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, लोगों के ऊपर पावर था किंग का जो कि मोर देन इनफ था। तो पीपल एक्चुअली वर सफोकेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर। और ऐसे एक समय में शैली का उदय हुआ जो अगर क्रांतिकारी विचारकों की श्रेणी में अगर रखा जाए तो शैली मेरे ख्याल से सबसे उच्च स्थान रखते हैं रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के वे में। ठीक है, बाकी लोगों के अंदर भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे। हमने मिल्टन को देखा था, ऑफ कोर्स ही वाज रिवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ को देखा था, ठीक है। और लेकिन ये लोगों ने क्या किया, वर्ड्सवर्थ, बायरन जो थे वो, ठीक है, कीट्स टाइप जो पोएट्स थे, उन्होंने नेचर को एक एज अ रिसोर्ट लिया, एज अ मीडियम लिया, ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। बट शैली एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बुलंद आवाज में, क्लियर आवाज में, जो उस समय की स्थितियां चल रही थी उनके खिलाफ एक आवाज उठाई और फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ कॉमन ह्यूमन बीइंग जो है उसकी कविता का मुख्य उद्देश्य था। बच्चों, आप उसकी कविताओं को पढ़ेंगे तो अगर मैं आपको कहूं कि अगर कोई मॉडल पोयम शैली की है तो वो ऑट टू द वेस्ट विंड है। और आप देखेंगे कि उसमें उसका पैसिमिज्म जो है, निराशावाद जो है, वो उभर करके सामने आता है। लेकिन फिर भी ये सब होते हुए भी शैली ने आशा को नहीं छोड़ा। आप अगर ऑट टू द वेस्ट विंड को पूरा डिस्क्राइब करें तो आप देखेंगे कि शैली ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था ऑट, आई मीन वेस्ट विंड से। So it was just a chance that, once he was there in the forest and he saw that the wind was blowing very fast and it was destroying everything, and then that idea came to his mind that यार, ये जो वेस्ट विंड कर रही है यही तो काम मैं करना चाहता हूँ समाज में। और वेस्ट विंड का काम था रीजनरेशन। जब तक पुराना नष्ट नहीं होगा तब तक नए का प्रादुर्भाव नहीं होगा, ठीक है। और ये वेस्ट विंड की मुख्य थीम थी एक्चुअली। और आप देखेंगे कि वेस्ट विंड वाज डिस्क्राइब्ड, आई मीन टू से, इन 5 स्टांजास। he described the effect of the west wind on the ground, on the ocean, and then on the sky, in the sky, ठीक है। तो वेस्ट विंड बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन करती है। और ये आइडिया भी रिवोल्यूशनरी का होने का जो पहले से उसके अंदर एक्चुअली था, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने का उसको मिला था जब उसने पहली बार ये वेस्ट विंड की पावर को देखा और उसने देखा कि यस, इट इज डिस्ट्रॉइंग द ओल्डर थिंग्स, बट दैट डिस्ट्रक्शन बिकम्स द ओके ओरिजिन ऑफ द न्यू थिंग्स, द रीबर्थ ऑफ द न्यू थिंग्स। कि कैसे वेस्ट विंड जो है वो पत्तों को उड़ा के ले जा रही है, जो खाद का काम करते हैं, जो बीजों को ले जा करके ग्राउंड के अंदर बरी कर रही है और वापस वो स्प्राउट करते हैं नए पौधों के रूप में। तो उसने सोचा यार, मेरा भी तो आइडिया वही है, मैं भी तो इस समाज के पुराने विचारों को तोड़ना चाहता हूँ, इनको बदलना चाहता हूँ और एक ह्यूमन बीइंग में नई रीअवेकनिंग पैदा करना चाहता हूँ। एंड दैट्स हाउ ही रोट और टू द वेस्ट विंड। और आप देखेंगे कि पूरी पोयम पैसिमिस्टिक होते हुए भी जो एंडिंग लाइंस है वो हमें एक आशावादी संदेश देती है, आशावादी दृष्टिकोण पैदा करती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक जीने की ललक को उत्पन्न करती है। और वो जो लाइंस थी, वो लाइंस थी, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और वो विंटर जो शो करती है वो उसके पैसिमिज्म को शो करती है, शोक को शो करती है, दुख जो है संसार में जितने भी कष्ट है, विंटर उसका जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। और कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड,
कहने का सीधा सा मतलब है आज दुख है तो सुख जरूर आएगा। तो ये सारे जो विचार जो पेसिमिज्म के उत्पन्न हुए थे, वो शैली के पर्सनल लाइफ से, उस तरह की इंग्लैंड में उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, जो रिलीजियस सिचुएशंस थी, उस तरह की सोसाइटी जिस तरह से ओल्ड कस्टम्स ट्रेडिशन से बंधी हुई थी, और स्पेशली जो थॉर्न का पावर था और जो सप्रेशन था सोसाइटी के ऊपर, शैली उसके ऊपर एक क्रांतिकारी विचार प्रकट करना चाहता था। उसका सबसे बड़ा मीडियम उसने बनाया था अपनी पोयम आउट टू द वेस्ट विंड को, जिसमें पेसिमिज्म का ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन पूरी पोयम में कर रखा है, लेकिन एंड अप वो करता है एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, एक आशावादी दृष्टिकोण पे, और मानव को ये संदेश देता है, पूरी मानवता को, ये दुनिया को ये संदेश देता है कि आज अगर दुख है तो सुख आएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, शैली का बैकड्रॉप क्या था कि वो एक पेसिमिस्ट बन गए, ठीक है, और क्यों उन्होंने पेसिमिज्म को अपनी पोएम का आधार बनाया। हालांकि जब आप उनकी नेचर पोएम्स पढ़ेंगे तो उनमें आप ब्यूटी ऑफ नेचर भी देखेंगे, रोमांटिसिज्म भी देखेंगे, इमेजिनेशन ऑफ इट्स हाईएस्ट काइंड भी देखेंगे, बट मेन मोटो ऑफ हिज पोइट्री वाज, एंड इवन यू टू द अदर्स poets also and other writers also, he gave a message that if they have to choose a subject, they must write on for the public and for the freedom of public, liberty of public, and for the justice of the public of that time. तो ये शैली की एक बहुत ही बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने मासेस के बारे में सोचा, उस समय जो चल रही थी उन स्थितियों को बदलने के बारे में सोचा, एंड इन दैट वे आई कंसिडर शैली एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म, who was of course influenced by Wordsworth and Renaissance spirit very much. Okay, so let us come to the topic and study about Shelley कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई उनकी जो स्टार्टिंग पोएम्स थे, उनकी थीम्स क्या थी, और कैसे धीरे धीरे उन्होंने आगे जाकर के नेचर को, रोमांटिसिज्म को, इमेजिनेशन को इमॉर्टल बना दिया। सो लेट्स कम टू द टॉपिक माय डियर्स, पीबी शैली। पीबी शैली का अगर हम टाइम देखें तो इट इज़ 4 अगस्त 1792 से 8 जुलाई 1822, ठीक है। एक आध जगह पे कहीं थोड़ी सी डेट में मिस्टेक हो गई थी, एक बच्चे का कमेंट भी आया था, और मैं बार बार कहता भी रहता हूँ बच्चों, आपके जो यूजफुल कमेंट्स है, सजेशन से आप भेजते रहिएगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक बेटर वीडियोज़ फॉर यू पीपल। देखिए, ये काम जो है वो हम दोनों साथ में मिलकर ही कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक शेर भी कहा गया है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो आप चीज़ों में यस क्रिटिसाइजिंग अप्रोच आपका होना चाहिए, बट वो रिफॉर्मेशन के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और कमेंट डालते समय ज़रूर ये सावधानी बरतें कि अगला जो आपके लिए मेहनत करता है उसे हर्ट ना हो, एंड इफ़ द कमेंट आर सजेस्टिव श्योरली वी विल टेक टू देम टू आवर माइंड, एंड 101% वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर लेसन्स। ओके, तो शुरुआत करते हैं पीबी शैली की। क्योंकि रोमांटिक पोएट था इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा शेर भी सुना दिया है, तो ये हम दोनों के सहयोग से ही हो सकता है। आपके पॉजिटिव कमेंट आप मानेंगे नहीं हमें कितना प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं, और लेसन्स को बेटर बनाने के लिए, और ट्राई करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करा सके। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अगर हम शैली का बैकग्राउंड देखें तो शैली वॉज डिससेटिस्फाइड बाय सो मैनी थिंग्स। ओके, सबसे पहली तो शैली का जो लव लाइफ थी वो डिससेटिस्फाइड थी, मैरिड लाइफ थी वो डिससेटिस्फाइड थी। ओके, शैली सफर्ड फ्रॉम सो मैनी थिंग्स, और सबसे पहली बात थी उसमें ब्रोकन मैरिज। ओके, और आप मानते हैं कि व्यक्ति जब कई बार रिलेशनशिप में रहता है तो जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, इंसानों के प्रति उसका फेथ जो है, उसकी आस्था जो है वो वैसी होती नहीं है जैसी रहनी चाहिए। अब ये शैली की गलती माने या उनके आने वाले जो संपर्क में इंसान थे उनकी गलती माने, ये हम कह नहीं सकते स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इतना डीप में शैली को जानते नहीं है। पर्सनल उसके थॉट्स क्या थे ये हमें पता नहीं है, बट यस ही वॉज अफेक्टेड बाय ब्रोकन मैरिज, एंड सेकेंडली ही वॉज अफेक्टेड बाय the poverty of his country, the political instability of his country, then there was social injustice in his country। ये कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे थे जिन्होंने शैली को लिखने के लिए प्रेरित किया, आम जनता के लिए लिखने के लिए प्रेरित किया, और न सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि एक अपने कंटेम्प्रेरी पोइट्स को भी एक मैसेज दिया कि आप केवल आइडियलिज्म की, आदर्शवाद की बातें न करें,
आप जनता के अंदर जो इनजस्टिस है, ठीक है, जो डिससेटिस्फैक्शन है, जनता की जो समस्या है, उनको प्रकट करने का प्रयास करें ताकि ये आवाज उन लोगों तक पहुंच सके जो रूलर्स हैं और जो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। एंड शैली वाज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स, ओके, हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दोज पावरफुल पीपल। और उनका ये मानना था कि पावर जो है वो हमेशा किसी के पास नहीं रह सकती, चाहे आप राजा क्यों ना हो, रानी क्यों ना हो, एक दिन यहां से जाना है, ठीक है। दुनिया 2 दिन का मेला है, एक दिन यहां से जाना है, ओके। तो शैली का ये एक्चुअली थॉट था पूरा अपनी पोइट्री के पीछे। और ये जो सारी सिचुएशंस थी, ठीक है, इसने शैली को कैसा बना दिया था, मेड हिम अ फाइटर एंड एडवोकेट फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स। इट वाज नॉट ओनली अबाउट इंग्लैंड, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, माय डियर्स। व्हेन अ पोइट राइट्स एनीथिंग, ओके, ही कीप्स इन माइंड द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सामान्य लोगों के सामान्य जो भी इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए कवि अपने अपने कार्यों की रचना करता है। और शैली ने महान कार्यों की रचना की, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो हर ह्यूमन बीइंग के लिए उनके मन में एक दर्द था, एक कष्ट था, तो चाहे पर्सनल लाइफ जो से उपजा हो या फिर उस समय की इंग्लैंड की प्रिवेलिंग कंडीशन से उपजा हो, बट he was a poet of common man, okay। अब क्या है, लिविंग क्रीचर्स, ओके, ऐसे क्रीचर्स जो मिसट्रीटेड थे, ठीक है, जिनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया जा रहा था, चाहे जो पुअर पीपल हो, चाहे वो डाउन ट्रोडन पीपल हो, लोअर स्टेटर के पीपल हो, ठीक है। एक अमीर और गरीब का जो वर्ग भेद का संघर्ष था वो हमेशा सदियों से चलता आ रहा था। और ये उस कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड में भी था जो जिस समय में शैली का उदय हुआ था। और द पीपल हु वर ट्रीटेड अनजस्टली, ऐसे लोग जिनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उनके लिए शैली ने लड़ने का और एक आवाज उठाने का जिम्मा उठाया। एज अ पोइट होने के नाते उनको ये लगा कि मेरे को सामाजिक कर्तव्य भी है जो मुझे पूरे करने चाहिए थे। हालांकि पोइट की सेल्फ लाइफ देखें या उनकी पर्सनल लाइफ देखें तो उनमें ये मॉरल्स हमें नहीं मिलते शैली की लाइफ में, ठीक है। शैली ने लिखा था लोगों के लिए, लेकिन अपने जीवन में खुद को उन चीजों को वो नहीं ढाल पाए। ये एक लैक कह सकते हैं कि शैली की लाइफ से रिलेटेड रहा। लेकिन हम उसकी पर्सनल लाइफ को एक साइड रखते हुए अगर उनके कार्यों की बात करें तो वो ह्यूमन इंटरेस्ट के रूप में उभर करके आते हैं। अब बच्चों अगर उसकी पोएम्स की बात करें तो वन ऑफ हिज फर्स्ट पोएम वाज एलिस्टोर, ओके, विच केम इन 1816। और इसमें भी उन्होंने देखा जाए तो पहली ही पोएम से उन्होंने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और एक पोइट्स को संदेश दिया था कि केवल आइडियलिज्म की चर्चा मत करें, एक आदर्शवाद की स्थापना की चर्चा मत करें, संसार में क्या सुंदर होना चाहिए उसकी चर्चा करने के बनिस्बत अगर कॉमन मैन की प्रॉब्लम को लेकर के, सो व्हाट डिड ही वार्न द पोइट्स, अगर ही वार्न his warning in this poem, there is warning to the idealist। और आइडियलिस्ट वो होते हैं बच्चों जो समाज की सच्चाई को नहीं दिखाते, वो केवल आदर्शवादी बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये ठीक होगा, वैसा ठीक होगा, ऐसा अच्छा होगा, वो अच्छा होगा ना। अगर इनसे जो है वो प्रेरणा ले सकते तो आदर्शवादी तो बहुत सारी चीजें हम वैसे ही ले सकते थे, बट अगर कॉमन मैन की आवाज रूलर तक पहुंचे तो चेंज आने अवश्यंभावी हो जाते हैं। और शैली ने वही काम किया कि एक वार्निंग थी आइडियलिस्टिक, नॉट टू अबंडन, ओके, स्वीट ह्यूमन लव, इस मानवता के प्रति प्रेम को वो ना छोड़े। और दूसरा टॉपिक की सोशल इनजस्टिस को वो ना छोड़े, ठीक है, या सोशल जस्टिस के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा लिखें। ये पहली ही पोएम में उनका मैसेज था। तो आप मान सकते हैं कि शैली ऑलवेज थॉट अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ, ओके, वर्ल्ड। उनकी कुछ अगली पोएम्स में है, एक बहुत ही फेमस पोएम है जो ओzymandias है, ठीक है। और इसमें भी ओzymandias में भी उन्होंने एक कटाक्ष किया है, ठीक है, रूलर्स के ऊपर, जो है किंग्स के ऊपर। और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि पावर इज टेम्परेरी, शक्ति किसी के पास हमेशा नहीं रहती है, ठीक है। और ये लिखा है कि चाहे वो रूलर क्यों ना हो,
नहीं हो, उसके पास हमेशा पावर नहीं रह सकती। टू अ स्काईलार्क और क्लाउड आपको देख ही रहे हैं, दो नेचुरल टॉपिक है जो ऑफ कोर्स ओड्स हैं और उन्होंने नेचर को ही डिस्क्राइब किया है, ये आप मान सकते हैं। तो शैली बेसिकली रोमांटिक पोएम होने के साथ साथ हाईली इमेजिनेटिव होने के साथ साथ एक बहुत ही सेंसुअस और सेंसिटिव पोइट था, जिसने नेचर को ध्यान रखते हुए लोगों के बारे में, उनको जस्टिस दिलाने के बारे में सोचा। ये शैली की बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी। अब बात कर रहे हैं कि शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी। ठीक है, तो शैली फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रोमांटिक एरा में जिस शैली का उदय हुआ था, एंड ही वाज ऑफ कोर्स very much affected by Wordsworth, Byron, or for that matter you can say they all the romantic poets were highly affected by Renaissance works। ठीक है, तो इमेजिनेशन और पैशन जो आया था वो वहीं से आया था उनके पोइट्स में। लेकिन रोमांटिक होने के साथ साथ वो रिवोल्यूशनरी था, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को शैली ने कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ में उनकी कितनी भी समस्याएं रही हुई या एज ए पर्सन वो रोल मॉडल भले ही किसी के लिए न रहा हुआ, लेकिन उनके कार्य जो थे वो रोल मॉडल लोगों के लिए बने। उनकी पोएम्स में देखा जाए तो पैशन एंड ब्यूटी का बहुत उच्च स्थान था, और पैशन और ब्यूटी जहाँ होगी वहाँ इमेजिनेशन होगा, और इमेजिनेशन बच्चों बिना क्रिएटिविटी के आ नहीं सकती। अगर आप क्रिएटिव है तो आप सोचेंगे, और सोचेंगे तो आप लिख पाएंगे विद पैशन एंड विद ब्यूटी एंड यूज ऑफ ब्यूटी इन हिज पोइट्री। आगे चलते हैं। हमेशा उन्होंने एडवोकेट किया, यानी रोमांटिक कवि होते हुए भी, हालांकि पॉलिटिकल जो है इवेंट्स उनके कविताओं के मुख्य जो है सब्जेक्ट कभी भी नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताओं से एक संदेश जरूर निकल के आता है, वो है पॉलिटिकल लिबर्टी, या फिर यूं कह सकते हैं कंप्लीट लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मानव की स्वतंत्रता, ठीक है ना, और उसकी संप्रभुता उसमें से निकल के आती है। एंड द नेचर, और नेचर का डिस्क्रिप्शन उनकी पोएम में था। हाईली सेंसिटिव पोइट में आपको कह सकता हूँ। देखिए, सेंसुअस और सेंसिटिव में फर्क होता है। सेंसुअस जो है वो हमारी इंद्रियां होती है, और सेंसिटिव जो होता है वो माइंड होता है, जो दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। तो सेंसुअसनेस तो उसकी कविताओं में दिखती ही है, ठीक है, लेकिन वो सेंसिटिव कवि था, ठीक है, जिसने हमेशा ये माना कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बीइंग सेंसिटिव पर्सन हम पैसिमिज्म का मैसेज लोगों को नहीं दे सकते। पैसिमिज्म कविता में शामिल हो सकता है, चीज़ें जो रियलिस्टिक है कविता में शामिल हो सकती है, लेकिन उन सारों को ध्यान में रखते हुए मैसेज जो ह्यूमैनिटी को जाना चाहिए वो मैसेज था होप का, लव का, जॉय का। ठीक है, और ये सारे जो है मैसेज वो उन्होंने दिए थे अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। और ही बिलीव्ड इन रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और मैं उस लाइन को ज़रूर कोट करना चाहूँगा जो उन्होंने ह्यूमन बींग्स को संदेश देने के लिए लिखी थी कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, तो शैली जो है वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए। उन्हें पता है कि ये पावर जो है कभी भी जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाली। ये फेम, प्रसिद्धि जो है, आपके जो उच्च स्थान है, नोबल आपकी जो क्वालिटीज़ है, कभी साथ नहीं जाने वाली है। ठीक है ना, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि मैंने देखे हैं बड़े बड़े सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। शैली का यही फंडा था। ठीक है, दुनिया के लिए जिए और जब मरे तो पता भी नहीं लगा। ओके, लेकिन उनके थॉट में हमेशा एक ही कॉमन ह्यूमन बीइंग रहा, और रोमांटिक पोइट होने के बावजूद भी एक कॉमन मैन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा साहित्य रचा। ठीक है, तो चलते हैं पीबी शैली की कुछ और विशेषताओं की तरफ। डेट मैंने पहले ही आपको बता दी है कि ही लिव्ड इन द एरा ऑफ 18th एंड 19th बोथ सेंचुरीज ही लिव्ड इन। और आपको एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 4 अगस्त 1792 से 8 जुलाई 1822 तक उनकी डेट थी। ओके, अब हम देखते हैं शैली के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। तो अब इससे तो कोई खैर सबको पता ही है, ये वन ऑफ द मोस्ट और हाईएस्ट ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स वो था शैली अपने टाइम का। ओके, वर्ड्सवर्थ के साथ आप उसकी तुलना कर सकते हैं, बायरन है, कीट्स हैं, उनकी एज के साथ के पोइट्स हैं, बड़े सारे के सारे उनमें क्वालिटीज़ उन सब में देखी जा सकती है।
ओके, लेकिन पेसिमिज्म को साथ में लेते हुए एक ऑप्टिमिज्म का मैसेज देना, ये शैली की एक मुख्य विशेषताएं थी। ओके, पोइट्री रिफ्लेक्ट्स बहुत बच्चों ब्यूटी, इमेजिनेशन, लव, क्रिएटिविटी, ठीक है, मैं उनके शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। पॉलिटिकल लिबर्टी उनकी पोइट का मेन थीम रहता था, एंड ऑफ कोर्स नेचर, जिनके बारे में उन्होंने लिखा। He was very sensitive, okay, as a poet, very sensitive, and sensitive here, it means that he always thought about the problems of people. Okay, and then being sensitive, his message of his poems was, okay, optimistic. सब्जेक्ट पेसिमिस्टिक हो सकता है, लेकिन एंड जो रिजल्ट है या एंड उनका जो उद्देश्य था वो ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना था, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट हिज क्वालिटीज वर, लाइक होप एंड जॉय, लव एंड इमेजिनेशन। ही स्ट्रांगली बिलीव इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। ये उनका मुख्य विशेषता थी कि संसार में प्रत्येक प्राणी जो है वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ उनकी लाइफ में नहीं थी। तो आप कह सकते हैं शैली कि वो निस्वार्थ भाव का कवि था, कि खुद के जीवन में सुख न होते हुए भी उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये सारी चीज़ें सोची। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैलीज पोइट्री। ओके, पहले वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आती है। तो अनरेस्ट्रेंड पेशन, ओके, इट वॉज अनचेक्ड, highly imaginative और सेंसिटिव। तो कोई सीमा नहीं थी उनके पैशन की, ठीक है। धरती से आकाश तक पहुंचना हो तो शैली को कोई टाइम ही नहीं लगता था, और इमेजिनेशन पावर इतनी उनकी विशाल थी। आप आउट टू द वेस्ट विंड पढ़े तो आप देखेंगे कि इतनी लैंग्वेज जो है इतनी डिफिकल्ट, और मेटाफॉर्स और सिमिलीज का यूज किया गया है। क्या था ये? क्रिएटिव इमेजिनेशन ही तो थी, ठीक है। एंड इट वॉज फुल ऑफ हाई इमेजिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, रोमांटिक थ्रिल, उनको आनंद आता था, ओके। और ये सारे पोइट्स में था, रोमांटिक पोइट्स में, कि देयर वाज अ फीलिंग ऑफ थ्रिल एंड वंडर टू सी एनी पैटी थिंग। अभी मैंने स्काई लार्क बताया, क्लाउड बताया। हमें क्लाउड देख करके क्या महसूस होता है? अरे ठीक है, बारिश हो जाएगी। चिड़िया देख करके क्या महसूस होता है? चलो दाना दे दो यार इसको, ठीक है। लेकिन उनके लिए चिड़िया दाना देने की वस्तु नहीं थी। फॉर देम बर्ड was a beauty of nature on which they could create anything. Cloud, a simple petty thing every day we see and we forget actually seeing after seeing them. But for them, or for the poets of romantic world, everything which existed in nature was a subject of what? Literary creation. ये उनकी महानता थी। तो वंडर इन द प्रेजेंस ऑफ मैजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल, जो भी चीज उनको सुंदर लगती थी या ठीक है मैजेस्टिक लगती थी, जो हाईली ब्यूटीफुल थी, वो जो चीज उनको लगती थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, उसकी प्रेजेंस में उनको ये दो चीजें आती थी। दे वुड बी थ्रिल्ड एंड दे वुड बी wondered not at very big things of nature or very highly or great things of nature, but बहुत छोटी छोटी चीजें, नदी, झरना, पेड़, पहाड़, पौधे, बर्फ, ठीक है, चिड़िया, पत्थर, आप कोई भी नेचर की चीज उठा लो, एक तारा उठा के देख लो चाहे, ठीक है, या हवा चल रही जिस पर आउट टू द वेस्ट विंड। अब हवा के सोच, तेज हवा चल रही हो, हम भाग करके अंदर घुस जाते हैं, चलो बचो इससे, हमारे दिमाग में तो ये विचार आता है। और उसने जिंदगी का सारा निचोड़ एक कविता में निकाल के रख दिया, वो थी आउट टू द वेस्ट विंड। इंटेंसिटी ऑफ अ जॉय, और जब आपके जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग हो, इंटेंस हो, ठीक है, चाहे वो सैड फीलिंग्स के हो चाहे हैप्पी फीलिंग्स के हो, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत कीन हो, ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ही सुप्रीम हो, तब जाकर के आप में ये थ्रिल और वंडर की क्वालिटीज आती है। अन्यथा तो हम हजारों चीज़ें नेचर में देखते हैं और देखते ही भूल भी जाते हैं। लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ जॉय, ठीक है, या फिर वो मेलैंकली हो या होप हो, डिस्पेयर हो, वॉज स्पॉन्टेनियस। इट वॉज नेचुरल काइंड ऑफ फीलिंग कि किसी भी तरह के भाव में, ओके, उनके मन के अंदर एक स्ट्राइक करता था वो भाव
कि यार यहाँ दुख है, चलो इस पे लिखा जाए, या आशा है, या प्यार है, या सुंदरता है, या प्रकृति है, चलो इस पे लिखा जाए। ये इंटेंसिटी, ये तीव्रता भाव की जो है वो सारे रोमांटिक पोइट्स में थी, इंक्लूडिंग शैली ऑल्सो। Then comes his powerful imagination explores the whole world. Okay, so he covered in his poetry, he covered everything, okay, anything to everything, and explored the whole world. चाहे एक कविता उठा के देख लो उनकी, ठीक है, सारी दुनिया की फिलोसफी उसमें समाहित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पोइट थे रोमांटिक कवि, स्पेशली मैं शैली की बात कर रहा हूँ। हिज वर्ड्स वाज फुल ऑफ, देखिए सेंसिटिवनेस तो हमने पहले पढ़ रखा है, सेंसिटिविटी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेंसुअलनेस की, ठीक है। सेंसुअलिटी एक अलग चीज होती है और सेंसिटिविटी अलग चीज होती है। सेंसिटिविटी सीधी जुड़ी हुई है दिमाग से बच्चों, और सेंशियस होना जुड़ा हुआ हमारे इंद्रियों से। प्लेजर को आनंद लेना यानी सुखों का भोग करना सेंशियस में आता है, और चीजें जो दिख रही है उनको फील करना सेंसिटिविटी में आता है। ये दोनों ही क्वालिटीज पोइट में थी। चीजें जो समाज में उन्होंने देखी और आसपास जो घटित हो रही थी उसके बारे में वो बहुत बड़े कीन ऑब्जर्वर थे, जिन्होंने उनके दिमाग को अफेक्ट किया, और जो उन्होंने रचा वो हमारे को आनंद देता है। ये सेंशुअसनेस में आता है बच्चों, ठीक है। स्पेलिंग इसकी ठीक कर देना, सेंशुअस, ठीक है, सेंशुअसनेस, ये स्पेलिंग करेक्ट कर देना। एंड हिज सिंबॉलिज्म, और सिंबॉलिज्म मैं पहले ही कह रहा हूँ आपके मेटाफर्स और सिमिलीज के द्वारा उन्होंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है, कि जिनको देखते ही दिमाग में उनके सिंबल्स या उनकी इमेजरी प्रकट हो जाती है। हिज लिरिक्स वर अनसरपासेबल, ओके, ऑफ हाईएस्ट काइंड, जिसको किसी दूसरे ने सरपास नहीं किया। यानी इनसे आगे रोमांटिसिज्म में बहुत कम पोइट निकल पाए। अनसरपासेबल हिज वर लाइक लिरिक्स वर इन पर्सनल अपील, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इनकी प्रॉब्लम्स तो पर्सनल थी, लेकिन कवि की एक ऐसी ट्रिक होती है कि वो स्टार्ट पर्सनल नोट से करता है, लेकिन धीरे धीरे रीडर्स आइडेंटिफाई करने लगता है यार ये मैं हूं। तो हर व्यक्ति को उनके भावों ने छुआ। तो ये थी अपील, पर्सनल अपील, कि मैं जो लिख रहा हूं और जो मेरे साथ हुआ है वो पढ़ते समय हर व्यक्ति को लगता है यार दिस इज माई स्टोरी, दैट इज नोन एज पर्सनल अपील, ठीक है। उनकी कविताओं में दिखती है स्पॉन्टेनिटी, नेचुरलनेस उनकी कविताओं में दिखती है। और जब प्रकृति का चित्रण करो आप, रियलिटी का चित्रण करो, तो स्पॉन्टेनियस विचार आपके होते ही है, वो बनावटी नहीं लगते हैं, ओके। एंड म्यूजिकल ब्यूटी, और आप कविता नेचर के ऊपर लिखेंगे, आप लिरिक्स लिखेंगे तो लिरिक तो होती ही म्यूजिकल है उसके। और सबसे बड़ा भाव जो होता है लिरिक का, वो मैंने कहा था क्या होता है बच्चों, इमोशन। लेकिन ये इमोशन ऑफ सेम काइंड होता है, ठीक है। सैड लिरिक है सैड इमोशन होगा, हैप्पी लिरिक है हैप्पी इमोशन होगा, चेंज नहीं होता है इसमें इमोशन लिरिक में। ही वॉज अ मास्टर ऑफ दैट। हिज ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, तो ये बात तो वैसे सारे जो रोमांटिक पोइट्स थे उनके लिए क्या कही जा सकती है, लेकिन इट वाज द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट और अट्रैक्टिव एलिमेंट्स इन हिज पोइट्री। नेचर को जितना डीप स्टडी वर्ड्सवर्थ और शैली ने किया, बहुत कम लोग उसको कर पाए। आगे देखते हैं, ये यूजेस एज द नेचर एज द प्राइम इंस्पिरेशन, यही बात वर्ड्सवर्थ के साथ थी बच्चों। तो पूरी तरह से प्रकृति पे जो निर्भर थे, वो जो ऐसे दो पोइट अगर कहें या 3 से 4 पोइट कहें तो शैली, वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। और ये जब जब अपनी लाइफ से दुखी हुए, परेशान हुए, इन्होंने नेचर को एक मीडियम समझा हैप्पीनेस का, और नेचर से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया और इन्होंने फिर अद्भुत साहित्य की रचना की। नेक्स्ट है द फोर्सेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है। कोई भी फोर्स हो नेचर की, ठीक है। अब नेचर में डिस्टर्बेंसेस देखते ही है, जैसे ऑट टू द वेस्ट विंड लिखा, अब ये फोर्स ही है नेचर की, ठीक है। या फिर नेचर एज एन ऑब्जेक्ट देखें तो ये हमें फोर्स करता है, ठीक है। हर नेचर, बहुत सारी प्रकृति हमें क्या क्या नहीं सिखा देती है। एडवर्सिटीज से कैसे लड़ना है, अच्छे टाइम भी आते हैं बुरे टाइम भी आते हैं, ये प्रकृति ही हमें दिखाती है।
तो वो फोर्सेस काम करती है प्रकृति की किसी भी राइटर के क्रिएशन के पीछे। एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, इसमें जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं प्रकृति में, ठीक है, वो एक्ट एज व्हीकल्स ऑफ हिज न्यू आइडियाज, और ये उनके दिमाग में नए आइडियाज देती है। नेचुरल फोर्सेस और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा प्रेरित करती थी रोमांटिक पोइट्स को। हम शैली की बात कर रहे हैं तो शैली के संदर्भ में बात करते हैं कि रोमांटिक नेचुरल फोर्सेस जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित और इंस्पायर किया शैली को। नेक्स्ट है हिज वर्सेस इज अ नोट ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है, लेकिन केवल आइडियलिज्म नहीं था, उनकी पोइट्री में सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया और फिर ये बताया कि होना क्या चाहिए। So what is there is realism and what should be there is idealism. उन्होंने रियलिज्म से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा, रियलिस्टिक चीज़ों को उन्होंने पहले डेपिक्ट किया एंड देन ही केम टू दैट व्हाट शुड बी इन प्लेस ऑफ दैट रियलिस्टिक और रियलिज्म, वो आइडियलिज्म क्या होना चाहिए। तो एक आदर्श संसार की स्थापना में इनका विश्वास था जहाँ पे हर व्यक्ति खुशी से रह सके, हर व्यक्ति फ्रीडम को एंजॉय कर सके, लव को एंजॉय कर सके, ब्यूटी को एंजॉय कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ अ मैन वॉज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर पोइट्री। किसी भी आप इन पर्टिकुलर शैली नहीं है, किसी भी वर्ड्सवर्थ को जब हम पढ़ेंगे तब भी देखेंगे आप ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर आएगी। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। और बच्चों मैंने कहा कि अगर शैली को डिस्क्राइब मैं करूं एक वर्ड में तो ही वॉज not only romantic poet but he was one of the greatest revolutionary poets, okay, who wanted to change his society by the medium of his poetry, by the medium of his thoughts। और उसके विचार ही इतने क्रांतिकारी थे कि वो बदलना चाहता था इस संसार को। ओके, सो ही वॉज रेवोल्यूशनरी पोइट, ऑफ कोर्स द पोइट्री वॉज बेस्ड ऑन नेचर, लेकिन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का संदेश एक भी पोएम ऐसे नहीं थी जिसमें उन्होंने नहीं दिया। हैविंग अ प्रोफेटिक एटीट्यूड, और प्रोफेटिक का मतलब आप देते ही है जो आपको संदेश देता है, मॉरल संदेश देने वाला व्यक्ति जो होता है वो प्रोफेटिक होता है। तो अपने आप को एक प्रीस्ट मानते हुए, एक प्रॉफिट मानते हुए, संत मानते हुए, ठीक है, नेचर के माध्यम से सारे संसार को एक मैसेज दिया था और वो है परिवर्तन का मैसेज। इन दैट वे शैली वॉज व्हाट, रिवोल्यूशनरी। आगे देखते हैं कि लोगों के बारे में क्या राय थी और क्या परिवर्तन चाहते थे। ही वॉन्टेड दिस अनहैप्पी एंड इनपरफेक्ट वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही कहा था, चाहे आप पर्सनल प्रॉब्लम्स ले लो शैली की, ठीक है, या पॉलिटिकल अपहीवल्स ले लो उस समय के, या फिर सोशल इनजस्टिस ले लो, इससे शैली कभी भी खुश नहीं थे। इसलिए उनके लिए दुनिया जो था ये अनहैप्पी और इम्परफेक्ट थी। वर्ल्ड वॉज नॉट परफेक्ट, इट वॉज फुल ऑफ एडवर्सिटीज फॉर हिम, एट्रोसिटीज फॉर हिम। और तो क्या चाहते थे वो, ही वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड इनटू अ ब्लेस्ड एंड अ फ्रीडम। तो एक संसार में किसी व्यक्ति को लगना चाहिए कि यार मैं इस दुनिया में आया हूँ, ईश्वर का आशीर्वाद है और मैं फ्री हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करने के लिए। दैट्स व्हाट द पोइट वांटेड, शैली इन पर्टिकुलर। ही मेड हिज पोइट्री अ मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे बड़ी बात, विशेषता शैली की थी बच्चों, सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। एंड लिबर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग। टू ब्रिंग होप टू द सोसाइटी, जॉय टू द सोसाइटी, जस्टिस टू द सोसाइटी वॉज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री। ओके माय डियर्स, आगे चलते हैं। हिज पोइट्री इज हैबिचुअली सेंटिमेंटल, ठीक है, भावों की तो उसमें प्रधानता खैर थे ही, एंड फुल ऑफ सेल्फ, ये पिनी नहीं है बच्चों, ये है पिटी, ठीक है। स्वयं के प्रति भी वो बड़े उदार थे और दूसरे लोगों के प्रति भी बड़े उदार थे। तो उनकी पोइट्री में भावों की प्रधानता थी। और बीइंग अ रोमांटिसिज्म, हम हर एक की पोइट्री में देखेंगे तो आप ये भाव तो पाएंगे कि इमोशंस जो है वो बहुत उभर करके उनकी पोइट्री में आते थे। हिज वर्ड्स ऑफ फुल ऑफ नोट ऑफ एस्केपिज्म, ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री देखो या शैली की पोइट्री देखो, जब भी परेशान होते थे तो वो दुनिया, रियलिस्टिक दुनिया से हमेशा भाग के गए, वो सामना कर नहीं पाए।
ठीक है, और स्केप करके, भाग करके वो गए कहाँ? नेचर, प्रकृति में। और ये नेचर ही थी जो इनको इंस्पायर करती थी जीवित रहने के लिए, लिखने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। तो स्केपिज्म जो है हर रोमांटिक पोइट की एक विशेषता रही है, टू रन अवे फ्रॉम रियलिटीज। ये आप कह सकते हैं कि उनकी एक लैकिंग थी या उनके एक अंदर एक कमी थी। लेकिन क्योंकि अब आप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपके अगेंस्ट है और आप अकेले हो, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो उस ग्रुप में शामिल हो जाओ या उससे अलग हो जाओ। इन्होंने ये किया, वो अलग हुए, लेकिन वो पैसिव नहीं बने रहे। अलग होने के बावजूद भी सोसाइटी के लिए अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। ओके, एंड दे टुक शेल्टर ऑफ नेचर, और नेचर से इंस्पिरेशन लेकर के समाज को बदलने का कार्य किया, और ये करके दिखाया उन्होंने। Okay, he always wanted to fly away from the sorrows and miseries of this world. इस संसार के दुखों से दूर भागना चाहते थे, और भागना in the sense of not running away for the sake of running away, but to run away to take inspiration from nature and to create such a literature which would bring change in humanity in world in coming times. That was their motto. आगे चलते हैं। अगर उसके मेन लिटरेरी वर्क्स की बात करें बच्चों, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओज़िमेंडियस से मॉन्ट ब्लैंक के टू स्काईलार्क के फ्लावर दैट, ठीक है, और टू द वेस्ट विंड, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स है। ठीक है, अगर इन टोटलिटी अगर शैली को देखना हो आपको, तो ये पोएम आपके सामने है, और टू द वेस्ट विंड। बहुत ही शानदार, अद्भुत लिखा है शैली ने, ठीक है, वेस्ट विंड को ग्लोरीफाई करते हुए। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन थीम्स ऑफ शैलीज पोइट्री। कविता की मुख्य इनकी थीम्स क्या थी? तो थीम्स में सबसे पहली बात देखें तो द पावर ऑफ नेचर, एंड एज आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट दे हैड अ फीलिंग ऑफ एस्केपिज्म, और एस्केपिज्म की जो फीलिंग थी, तो भाग करके वो जाते थे, नेचर के पास ही जाते थे। और नेचर में जब जो वो गए तो उन्होंने नेचर की पावर को समझा, एंड दैट इज हाउ शैली डिस्कसेस द पावर ऑफ बोथ सीन एंड अनसीन। जो दिखता था नेचर में वो भी, और जो नहीं, जैसे हवा नहीं दिखती है, लेकिन उसकी पावर को शैली ने महसूस किया कि हवा या वेस्ट विंड एक ऐसा माध्यम है जो इस संसार में रीजनरेशन का, रीअवेकनिंग का, रीबर्थ का काम कर रही है। एंड दैट इज अनसीन पावर, आई मीन टू से द वेस्ट विंड इज, but he took inspiration from it, and then he created the poem Ode to the West Wind. So he saw the seen and the unseen, nature throughout his life. He often turned to the sheer majestic power of the natural world rather than God. तो इनके लिए जो इंस्पिरेशन, जो मीडियम था इंस्पिरेशन का, वो प्रकृति थी, न कि ईश्वर। प्रकृति को ये ज़्यादा मानते थे। ओके, देन कम्स द एथेइज्म। मैं फिर से कह रहा हूं कि ईश्वर में तो इनका विश्वास बहुत ही कम था। द थीम ऑफ गॉडलेस यूनिवर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम शैलीज कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। ओके, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली गॉडलेस वर्ल्ड को नहीं माना, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नेचर को हमेशा उन्होंने ईश्वर से ऊपर रखा, और प्रकृति को हमेशा ऊंचा स्थान दिया, और वहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन ली। देन कम्स द ऑपरेशन इनजस्टिस एंड टिरैनी। ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था, उन्होंने ये कहा था कि पावर जो है वो हमेशा किसी के पास रह नहीं सकती। प्रिवेलिंग कंडीशन इंग्लैंड में उस समय ऐसी थी कि जो रूल्स थे, पावर्स थे, वो बहुत ज़्यादा किंग्स के पास थे, और जनता जो है सफोकेटेड महसूस कर रही थी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पॉइंट को अपनी पोएम्स में कवि ने उठाया है कि टिरैनी विल नॉट रिमेन फॉर एवर, वन डे देयर विल बी लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रीडम विल कम टू पीपल। Okay, there is one element of social theory to take from Shelley's poetry, and it should be his determination to inspire the oppressed classes. ये बहुत बड़ी यहाँ पे एक बात है कि इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन अगेंस्ट व्हाट? टिरैनी। निरंकुशता के खिलाफ, शासकों की निरंकुशता के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ। ठीक है, कोई तो है तो घर में जाके बैठ जाता है या फिर उनकी बात सुन लेता है, लेकिन शैली ने अपनी सोशल
जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों के लिए ऐसा लिटरेचर रचा जिसमें उनको इन सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलने लगी अपने अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से कि ये टिरैनी, ये निरंकुशता, ये पावर एक दिन खत्म होगी और आप सभी स्वतंत्र होंगे। टू एंगेज इन रिवोल्यूशन अगेंस्ट द टिरैनी ऑफ विकेट, पढ़ना इसको बच्चों, विकेट इंस्टीट्यूशंस। अब विकेट इंस्टीट्यूशंस आप रूलर्स को मान सकते हैं, चर्चेस को मान सकते हैं, सोशल बाउंडेशंस को मान सकते हैं, सोशल रेस्ट्रिक्शंस को मान सकते हैं। ये रोमांटिक कवि कभी सोशल रेस्ट्रिक्शन में रहना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बंधे हुए थे पुराने रूढ़िवादी विचारों से। ये जनता को और स्वयं को उससे बाहर निकालना चाहते थे। एंड द बेस्ट मीडियम फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स वाज पोइट्री। अगला देखते हैं, रिवोल्यूशन, म्यूटेशन एंड चेंज। ठीक है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, चेंज तो होगा ही। ये उनके कविताओं का मेन थीम था कि परिवर्तन होना निश्चित है। ओके, शैली यूज द पोइट्री डेयर हिज रीडर्स टू एक्ट द आइडियाज ही वॉज प्रमोटिंग। और शैली की कविताओं को ही पढ़ करके इनके रीडर्स में वो पावर और इंस्पिरेशन आई, वो डेयरिंग आई बच्चों, कि वो अपनी आवाज को उठा सके और ये सुनिश्चित कर सके कि एक दिन परिवर्तन आएगा और मानवता इन बंधनों से मुक्त होगी। नथिंग इन हिज व्यू इज कांस्टेंट, कुछ भी उसकी दृष्टि में परमानेंट नहीं था, वेदर नेचुरल और मैन मेड। तो ये उसने एक संदेश दिया था कि आज समस्याएं हैं, हो सकता है, लेकिन इस संसार में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ हर वक्त एक पल के साथ सब कुछ बदल रहा है। और वो संदेश उन्होंने दिया था और लोगों को एक पेशेंस के रूप में भी उन्होंने मैसेज दिया कि वेट, गुड टाइम्स विल कम, इफ इट इज बैड टुडे, श्योर विल बी देयर विल बी गुड टुमारो। ही बिलीव्ड इन क्लिनिक साइक्लिकल नेचर। साइक्लिकल नेचर का सीधा सा मतलब है चेंजिंग। ठीक है, प्रकृति भी देखें तो आप एक जैसी थोड़ी रहती है, कभी ठंड पड़ रही, कभी हवा आ रही है, कभी बारिश हो रही, कभी धूप पड़ रही है। तो ये तो नियम है प्रकृति का परिवर्तन होना। तो कोई व्यक्ति कितने साल किसी पे निरंकुश शासन कर लेगा, बदलना तो निश्चित है, उसका मरना भी निश्चित है और जनता को उससे मुक्ति मिलनी भी निश्चित है। तो ये उन्होंने यूनिवर्स का लॉ या नियम सिखाया ह्यूमैनिटी को कि चेंज होगा, पक्का चेंज होगा, धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अपनी आवाज को बुलंद रखें, परिवर्तन आना तो निश्चित है। इंस्पिरेशन तो जैसा मैं कह सकता हूं उन्होंने हमेशा नेचर से लिया था। बिहाइंड दिस पेसिमिज्म लाइज अ डिटरमाइंड वॉइस फुल ऑफ होप। आप कह सकते हैं कविताएं उसकी शुरू होती है पेसिमिज्म से, लेकिन एंड होती है होप पे, आशा पे, ओके, जीवन पे, ये जाकर के खत्म होती है। तो हमेशा, ठीक है, इंस्पिरेशन उसके लिए होप, इंस्पिरेशन द बिलीविंग दैट पीपल विल इवेंचुअली गैदर टू ओवरथ्रो वेरियस काइंड ऑफ डिस्पोजिशन। उन्हें ये पता था कि अगर हम कुछ लोग भी मिलकर के आवाज उठाते हैं तो वो सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करेगी और वो भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनके ऊपर वो एक दिन खत्म तो होने हैं। ये पोइट का मैसेज था सोसाइटी के लिए। उसके बाद आते हैं नार्सिसिज्म, वैनिटी और सेल्फ। इस पॉइंट को बच्चों ध्यान से समझना कि ऑलवेज रेज रिवॉल्यूशनरी वॉइस अगेंस्ट द इल्स ऑफ हिज टाइम। लेकिन एक समस्या थी कि उसके जीवन से कोई प्रेरणा ले नहीं सकता था, क्योंकि उनके जीवन में मॉरलिटी कभी थी नहीं। लेकिन हम ये कह सकते थे कि नेवर बीन एन एग्जाम्पल ऑफ इट। उन्होंने संसार को रिवोल्यूशनरी होने का आइडिया दिया। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में खराब जो है, बुरा जो है, उससे लड़ने का आह्वान किया, लोगों को मैसेज भी दिया। ठीक है, बुराई के खिलाफ लड़ो। लेकिन पर्सनल जीवन उनका एक ऐसा था जिसमें उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिटरेरी क्रिएशन में कोई कमी थी। वो जो समाज के प्रति उनका दायित्व था पूर्ण रूप से कवि ने निभाया। इसलिए आप उसके उनके 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 जीवन में ये चीज़ें मान सकते हैं। वैनिटी या सेल्फ, यानी कि जो समाज के लिए संदेश दिया, अपने जीवन पे वो लागू नहीं कर सके। ठीक है, ऑन द सेल्फ ऑफ शैली कुड नॉट चेंज। अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इमॉर्टलिटी वर्सेस मॉर्टलिटी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं
ठीक है ना, कि नेचर और ह्यूमन के बीच में हर नेचुरल पोइट ने ये एक मैसेज जनता को दिया था, दिस नेचर इज इमॉर्टल, ओके, ऑल द रूल्स एंड ऑल द आइडियल्स which आर मेड बाय पीपल, ओके, ऑल द पावर्स which आर गिवन बाय गॉड, तो प्रकृति जो है वो अनश्वर है, मानव जीवन कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता है। तो इन दो थीम्स को उन्होंने हमेशा कैश किया था। शैली डिड नॉट चैलेंज साइंटिफिक ट्रूथ ऑफ मॉरलिटी बट मॉर्टेलिटी, बट ही डिड नॉट स्ट्रगल विद द नोशन ऑफ डेथ इन स्पिरिट। ओके, उनका मानना था कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर है। ओके, और व्यक्ति के विचार जो है वो कभी मर नहीं सकते, प्रकृति जो है वो अपना रंग रूप बदल नहीं सकती। ओके, और इंस्पिरेशन अगर लेनी है तो प्रकृति से लेनी है, क्योंकि वो इमॉर्टल है। तो विचार मॉर्टेलिटी और इमॉर्टेलिटी के बीच में मानव और प्रकृति को लेकर के उन्होंने ये समझाया था कि हम जो है वो नश्वर है, प्रकृति इट्स एटर्नल, इट इज़ फॉर एवर। नेक्स्ट इज पिक्चरनेस। अब उसकी कविताओं को देखेंगे तो ये हमेशा सौंदर्य भाव से और बिंब, यानी कि पढ़ते समय आपके दिमाग में हर ऑब्जेक्ट की पिक्चर उपस्थित हो जाए, ऐसा साहित्य उन्होंने रचा था। He had an extraordinary power of drawing wonderful and vivid pen pictures। जो कुछ वो लिखते थे, ठीक है, वो हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर प्रस्तुत करता था। बहुत बड़ी विशेषता थी। His descriptions of scenes and events are so impressive that they became unforgettable। आप, मैं वेस्टविंड का फिर से उदाहरण दूंगा, आप उसको अगर पढ़ें और उसको ठीक से समझें तो जीवन भर प्रेरणा देने वाली कविता है, वो कभी भूला नहीं जा सकता। इस तरह का लिटरेचर उन्होंने लिखा था। और स्टाइल जो थी बच्चों, रोमांटिक पोइट होते हुए भी, फिर मैं कह रहा हूँ कि कई रोमांटिक पोइट्स ने कुछ लो टाइप की पोइम्स भी लिखी थी, बट शैली वॉज, हिज इमेजिनेशन वॉज ऑफ हाइएस्ट काइंड, एंड वंस यू आर हाईली इमेजिनेटिव पर्सन, योर डिक्शन विल बी हाईली पॉलिश्ड डिक्शन। और जो भी वर्ड्स और सब्जेक्ट्स पोइट्री में उन्होंने लिए थे, दे वर ऑल लॉफ्टी, आई मीन दे वर ऑफ हाई क्लास एक्चुअली, ठीक है। एंड व्हेन ही स्पीक्स ऑफ कॉमन थिंग्स, और कॉमन चीज़ों की बात भी करते थे, तो वो इतनी महानता से करते थे कि कॉमन चीज़ को महान बनाने की उनमें कला थी। एंड स्टाइल वॉज अनस्टेबल स्टैम्प ऑफ मैजेस्टी इन इट, ओके, एंड देयर वॉज सम काइंड ऑफ सब्लिमिटी इन हिज style। So my dears, this is all about poet who is known as P.B. Shelley, and as I told you that even after being a romantic poet and being a very, very imaginative and creative poet, okay, and the subject of a romantic poet should be related to nature, the beauty of nature, love, romanticism, everything. But Shelley did not get back or get away from or got away from his ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। उन्होंने अपना समाज के प्रति कर्तव्य कभी नहीं भूले, और मैनकाइंड को एक संदेश जरूर दिया था कि आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ओके मेरे बच्चों, मैं परीक्षा के लिए भी ये कहता हूँ बच्चों, आज कष्ट है तो एक दिन सुख जरूर आएगा, प्रयास करते रहो। मैं शैली की ही तरह पैसिमिज्म में आपको नहीं डालना चाहता हूँ, मेरा मैसेज जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहेगा। कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग, एग्जाम्स आर जस्ट एन इवेंट, एक्चुअली इट विल कम योर वे, बट आपको तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है, और सफलता ज़रूर आपको एक दिन मिलेगी। ओके माय डियर, सो आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस टॉपिक। पसंद आता है तो शेयर करते दीजिए, लाइक करते लीजिए, और मुझे इतना सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।